नमस्कार, मेरा नाम कमलेश डाल है। मैं डाल डिज़ाइन एकेडमी की सीईओ। हमेशा से लीड करना, आगे हर एक फील्ड में आगे रहना, सिंगिंग, डांस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इवन ड्रामा शोज़ वगैरह भी मैंने बहुत किए। मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में कैसे कन्वर्ट हुई? मेरे हस्बैंड क्योंकि एक ज्वेलरी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब पे थे, वो मुझे लेके जाते थे अपने साथ एग्जीबिशंस में। वहाँ जब मैं जाती थी ना, तो मैं एक अलग ही एरा में आ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या ये इंडस्ट्री भी इंडिया में है? क्या इतना बड़ा स्कोप, इतना वास्ट एरिया जो है वो ज्वेलरी का है? क्या मेरा यही पैशन है? मुझे उस वक्त तक भी कोई आइडिया नहीं था। फिर हुआ यूं, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 2030 तक ज्वेलरी का एक फील्ड 130 बिलियन ऑफ इंडस्ट्री रहेगी। आप ये मत सोचिए कि ज्वेलरी इज समथिंग अबाउट सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर की रेट्स बहुत हाई है। 1% गोल्ड ज्वेलरी भी मार्केट में नया ट्रेंड आया है और ज्वेलरी के पीसेस ब्रास में भी बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। इवन फैंडम ज्वेलरी, जो फैन बेस्ड ज्वेलरी, मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो जानते ही नहीं है कि ज्वेलरी डिजाइनिंग की भी कोई फील्ड होती है, उनके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया, हमने ये फाइनल किया कि हमें ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन कर लेना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को भी हम अच्छी एजुकेशन ऑफ ज्वेलरी डिजाइनिंग प्रोवाइड करा सकें। 4 मई 2016 को हमने सुबह 11:15 बजे डाल डिज़ाइन एकेडमी का दिया जलाया। मेरे अचीवमेंट्स की बात करूं तो मुझे जूल्स ऑफ राजस्थान में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कंपटीशन में अवार्ड मिला है। उसके अलावा मैंने चाणक्य अवार्ड 2019 में मैंने रिसीव किया और इसके बाद अदम्य नारी रत्न सम्मान से 2025 में मुझे एक अवार्ड मिला। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश डाल है। मैं डाल डिज़ाइन एकेडमी की सीईओ और फाउंडर ऑफ जोकाजी ज्वेल्स। रिसेंटली मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ। आईएएस यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी चल रही है। टुडे आई एम इनवाइटेड फ्रॉम जेएचएस टॉक शो। थैंक यू। मेरा ना बचपन बहुत ही एक सामान्य परिवार में बीता। मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, लेकिन शुरू से ही मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी ये नहीं फील होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जो कि एक लड़के को उस ज़माने में, आज के 40 साल पहले, प्रोवाइड की जाती थी, और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। उसके बाद जब मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो मुझे, जहाँ सारे बच्चे आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे, मम्मी पापा ने मुझे जयपुर की एक वेल नोन इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाया, जो कि शायद मेरा ड्रीम भी नहीं था उस वक्त, लेकिन ये उनका सपना था और मैं उस सपने पे आगे बढ़ती चली गई। मुझे ना हमेशा से लीडरशिप की बहुत इच्छा होती है। मैं हमेशा से लीडिंग क्वालिटी रखती हूँ, ये मुझे लगता है। हमेशा से लीड करना, आगे हर एक फील्ड में आगे रहना, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इवन ड्रामा शोज़ वगैरह भी मैंने बहुत किए हैं। बचपन से ही ना मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक ही बात सिखाई कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये डायलॉग तो बहुत ही बार बहुत लोगों ने सुना होगा, कहा भी होगा, लेकिन उनकी कही ये बात मैंने अपने गांठ मान ली कि सब कुछ कर सकते हैं हम लाइफ में अगर हम चाहें तो। और बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हुए भी उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी एजुकेशन दी। मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और स्कूल में मैं हमेशा, जैसे आपको बताया, स्पोर्ट्स वगैरह में भी हमेशा मैं आगे रहती थी। हमेशा क्लास में फर्स्ट आना, फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो आना ही आना था, ये मैंने डिसाइड कर रखा था और ये हमेशा होता था। उसके बाद जैसे ही मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, मुझे अपनी हायर एजुकेशन के लिए सोचना था कि मुझे क्या करना है। पढ़ाई में ब्राइट थी, साइंस मैथ की स्टूडेंट थी, तो वहाँ उस वक्त जो क्रेज था वो इंजीनियरिंग का था। मैंने पीईटी फाइट की और मेरा 3 कॉलेजेस से लेटर भी आया एडमिशन के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ इस तरीके की लड़की रही हूँ कि लीग से हटके कुछ करना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। तो जहाँ सब मेरे फ्रेंड्स भी इंजीनियरिंग की रेस में दौड़ रहे थे, मुझे लगा कि नहीं, अब हम इस रेस में नहीं दौड़ेंगे, अब हमें कुछ अलग करना है, क्योंकि अलग स्टैंड आउट होना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। उसके बाद
2 ऑप्शंस और निकल के मेरे पास आए, बीबीए और बीसीए। अगेन बीबीए एक मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ मुझे लगा, एक मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ उसका कोर्स लगा, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। और लास्ट ऑप्शन जो कि मुझे सजेशन बहुत से लोगों ने दिया वो था बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैंने अपना कॉलेज बीसीए से पूरा किया, अपनी ग्रेजुएशन मैंने बीसीए की। और ड्यूरिंग बीसीए ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा से मम्मी पापा ने फुल सपोर्ट किया, फाइनेंशियली मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। तो मेरा अंदर ही अंदर एक सपना था कि उनकी भी मैं फाइनेंशियली किसी ना किसी तरीके से कोई हेल्प कर सकूं। ड्यूरिंग बीसीए मैंने जॉब भी ज्वाइन करी, एक एमएनसी कंपनी में मैंने उस वक्त जॉब की थी। बैक ऑफिस मैनेजमेंट की जॉब थी, बहुत अच्छी खासी मुझे सैलरी मिल जाती थी, जिसके बिहाफ पे मैंने आगे बढ़ना चालू किया। मेरा खुद का अपना इनकम सोर्स रहा, जिसके साथ साथ मैंने मम्मी पापा की भी हेल्प करनी चालू की और खुद का भी छोटे मोटे खर्चे मैंने उससे निकालने स्टार्ट कर दिए थे। एक एम्बिशन था हमेशा से कि अभी नहीं, ये बस नहीं, और मैं नौकरी के लिए शायद बनी नहीं थी, ये मुझे पहले से पता था। तो मैंने उस जॉब के साथ साथ मुझे एनसीसी से भी ऑफर आया। मैं एनसीसी की क्योंकि कैडेट रही हुई थी और राइफल शूटिंग में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था एक एनसीसी के कैंप में ड्यूरिंग कॉलेज टाइम। तो वहाँ से भी मुझे एक और ट्रेनिंग कैंप के लिए इनविटेशन आया, बट ड्यू टू बीसीए के एग्जाम्स का क्लैश होना मैं उस जगह भी नहीं जा पाई, शायद वो मेरी डेस्टिनी ही नहीं थी। और फिर मुझे हायर एजुकेशन के लिए एमसीए करना था। अदर कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर ना बहुत ज़्यादा हाई था, तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही एमसीए करना बिल्कुल ठीक रहेगा। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार बच्चे तो उसके लिए हर साल प्रिपेयर करते ही थे, और सीट्स थी बिल्कुल सिर्फ 60 सीट्स थी एमसीए के लिए। तो मैंने 6 मंथ के लिए कोचिंग ज्वाइन की, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, बहुत सारी चीज़ें की साइड बाय साइड। मैं कॉलेज भी जाती थी, हमेशा से मुझे सिंगिंग का भी बहुत शौक रहा है, पापा के साथ मैं भजनों में भी जाती थी, ऑफिस भी जाती थी, और मैं एमसीए की प्रिपरेशन में भी लग गई। एग्ज़ाम फाइट किया एंट्रेंस, और मेरी रैंक आई 80। लेकिन 80 रैंक होने के बावजूद भी टॉप 60 स्टूडेंट्स की सीट्स में मुझे स्पेस मिला, एंड आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड दैट डे, कि मुझे एडमिशन मिल गया था। जो फीस स्ट्रक्चर मैं चाहती थी कि जिस फीस स्ट्रक्चर पे मेरी एमसीए कंप्लीट हो, मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो, वो मुझे मिल चुका था। फिर क्या था, मैं एक रेगुलर स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट्स की जैसे अपने सुबह ऑफिस जाती, उसके बाद मैं कॉलेज जाती, उसके बाद मैं रात को घर जाती, और रात को पापा के साथ मैं भजनों में जाती, जो कि मेरा एक चाइल्डहुड उसको क्रेज कह लीजिए या हॉबी कह लीजिए, मैं उसके लिए जाती थी। हम लोग ना उसको एंजॉय करते थे। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज़ के लिए, शुरुआत से ही सपोर्ट किया है। मैं उनके साथ निकलती थी रात को, हम लोग 3-4 जगह भजनों में जाते थे, और सुबह 5 बजे हम घर आते थे, और इतना उस चीज़ को हम पूरे रास्ते एंजॉय करते जाते थे, डिस्कस करते जाते थे, घर आते थे, फिर खाना वाना सुबह का कुछ लेते थे, और फिर अगले दिन से वही शेड्यूल मेरा चालू हो जाता था। तो लाइफ ना कभी स्ट्रगल लगी नहीं। स्ट्रगल तब लगता जब मुझे एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स किया जाता है कि नहीं, ये आपको नहीं करना, और फिर मैं बोलती कि नहीं, मुझे ये करना है। मुझे हमेशा से सबका सपोर्ट मिला। फिर मेरी शादी हुई, हुई, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा से लकी रही हूँ, तो मेरी शादी जहाँ हुई ना, वो एक फैमिली भी बहुत अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई। वहाँ पे सब लोग इतने सपोर्टिव थे, स्पेशली मेरे फादर इन लॉ। मेरे फादर इन लॉ ना मुझे हमेशा ये कहते थे कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो। ड्यू टू मैरिज एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़ी, और फादर इन लॉ मुझे उस वक्त इतना सपोर्ट करते थे, क्योंकि मेरे एमसीए इन बिटवीन था, एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हुए थे, बट स्टिल एमसीए के बाद और बीसीए के बाद गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो आप दे सकते हो, फाइट कर सकते हो। तो उनका ये कहना था हमेशा से कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो, आपको जो एग्जाम देना है वो आप दो, और मैं आपकी हेल्प करूंगा। समवेयर मैं टाइपिंग में बहुत अच्छी नहीं थी, बट ही वॉज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उनकी टाइपिंग बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप टाइपिंग करोगे, करना चाहोगे, ऐसी कोई नीड हुई तो मैं आपको हमेशा हेल्प के लिए रेडी हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक पहले जो मेरे पापा थे वैसा ही एक और इंसान मुझे मिला जो हमेशा मेरा सपोर्ट करता था, पर्सनली, प्रोफेशनली, एजुकेशन वाइज वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। बट अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है ना कि अच्छे लोग ना बहुत जल्दी आपकी शायद लाइफ से निकल जाते हैं, या फिर मुझे नहीं पता इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जहां मुझे उनकी बहुत ज़्यादा नीड थी ना एक नए घर में आने के बाद, ड्यू टू किडनीज फेलियर
आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज मेरे फादर इन लॉ चले गए। जिस सिचुएशन में वो गए ना, वहाँ पे मैं एकदम से ब्लैंक हो गई, क्योंकि मैंने शायद ही लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा खोया था। उनको खोना ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा जैसा था। उन्होंने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया था। जब वो गए तो मैंने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, मैंने 2 जनों को खोया। एक मेरे फादर इन लॉ जो हमेशा मेरी बैकबोन बन के खड़े थे मेरे ससुराल में, और एक कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड ऐसा इसलिए कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जो इंसान इतना चिल रहता था, जो इंसान इतना लाइवली था, जो इंसान हमेशा खुश रहता था, वो एकदम से सर्टेनली उसके लाइफ में चेंजेस आए। वो घर का बड़ा बेटा, रिस्पॉन्सिबल हो गया, बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पे वो चले गए, और उनके पापा उनकी जान थे। वहाँ ऐसी सिचुएशन आई कि घर का माहौल जो एकदम से मैंने खुशनुमा देखा था, वो एकदम से चेंज हो गया, और वो जेन्युइन भी था। ऐसी सिचुएशन में पापा के जाने के बाद जस्ट मेरे एग्जाम्स थे, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने मुझे, मेरे ससुराल ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि अभी एग्जाम्स की क्या ज़रूरत है, इसे कुछ दिन एग्जाम्स मत देने दो, इसे कुछ दिन कॉलेज मत जाने दो, मेरी मदर इन लॉ ने स्टैंड लिया, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे कह रही हूँ, तू एग्जाम देने जाएगी, कोई बात नहीं, रिचुअल्स हैं, चलते रहेंगे साइड बाय साइड, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को शायद 12 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो मैं पढ़ाई भी करती थी, मैं मेरे रिचुअल्स भी जो रेगुलर थे, क्योंकि घर की इकलौती बहू थी, वो भी मैंने किए हैं। मैं एग्जाम भी दे के आती थी, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद भी मैं सारे गेस्ट को, सारे रिलेटिव्स को भी अटेंड करती थी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। आप कहीं भी, हम हमेशा इस डिल्यूजन में नहीं रह सकते कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, मैंने एमसीए के एग्जाम्स फाइट किए, और आप मानेंगे नहीं, जिस साल ये हुआ उस साल की जो मेरी एमसीए की परसेंटेज थी ना, वो बाकी सारे सेमेस्टर्स में से सबसे हाई थी। तो ये किस चीज़ को क्रेडिट दूंगी मैं पूरा क्रेडिट इसका मेरे फादर इन लॉ की ब्लेसिंग्स को देती हूँ, और मेरे ससुराल वालों के फुल सपोर्ट को देती हूँ, जिन्होंने रिलेटिव्स की बातों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे अलाउ किया कि मैं अपने एग्जाम्स दूं, मैं अपने एमसीए को ऑन टाइम कंप्लीट कर सकूं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाद एमसीए ख़त्म होने के बाद एक फैमिली का, क्योंकि माहौल थोड़ा सा आउट हो गया था, थोड़ा सा हैप्पीनेस की कमी थी, तो मुझे लगा कि एक फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैमिली प्लानिंग करी, और 2013 में मेरे एक बेटा हुआ। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम मुझे लगा कि अब जो एम्बिशन इतने सालों से मन में दबे हुए थे, वो तो कहीं जाने वाले थे नहीं हमेशा से, क्योंकि मुझे कुछ करना था। तो उस मोमेंट पे भी मुझे लगा कि बस अब हो गया, अपन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साइड बाय साइड कर रहे हैं पूरी, लेकिन अपनी लाइफ के प्रति, हम, मेरे माँ बाप का जो बचपन से सपना था मुझे लेकर, उसके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी थी, और इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही था एनी हाउ। तो मैंने घर पे बात करी, वहाँ पे भी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फुल सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे बेबी को संभाला, और मैंने रीजॉइन करी अपनी जॉब। जॉब के साथ साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, वो मुझे पता था, क्योंकि अगर आप एज ए वुमेन आप कुछ करना चाहते हो, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना आप कुछ मत करो, आप घर बैठो और एंजॉय करो। लेकिन क्योंकि ये मेरी चॉइस थी कि मुझे प्रोफेशनली भी आगे बढ़ना है, तो घर का मैनेजमेंट भी मैंने अपने हाथों में लिया, और क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का फुल सपोर्ट था मुझे, तो उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी, शायद मैं भी उतना अच्छा नहीं कर पाती। ये थी मेरी पर्सनल लाइफ की जर्नी। मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग में कैसे कन्वर्ट हुई? एक्चुअली हुआ यूं कि आफ्टर एमसीए, जब मैं, मेरे हस्बैंड क्योंकि एक ज्वेलरी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब पे थे, वो बड़े बड़े ज्वेलरी के शोज अटेंड करते थे, वो मुझे लेके जाते थे अपने साथ एग्जीबिशंस में, ज्वेलरी के शोज में। वहां जब मैं जाती थी ना, तो मैं एक अलग ही एरा में आ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या ये इंडस्ट्री भी इंडिया में है? क्या इतना बड़ा स्कोप, इतना वास्ट एरिया जो है वो ज्वेलरी का है? और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ऐसे पीसेस मैंने ज्वेलरी के उस वक्त देखे, जो हमने कभी टीवी में नहीं देखे थे, हमने कभी किसी मूवीज में नहीं देखे थे, हमने कहीं लाइव तो देखे ही नहीं थे। क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो पीस निकल के आया है, या ये जो ज्वेलरी का पीस मुझे दिख रहा है, इसके पीछे क्या क्रिएटिविटी रही होगी जिस इंसान ने इसको बनाया होगा, और इस पीस को बन के आने के पीछे कितने फील्ड्स होंगे, कितने सेक्टर्स होंगे जहां पे ये पीस निकल के आया होगा। तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस थी इस चीज को लेके। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अगर आपको, क्योंकि मैंने एमसीए के बाद जॉब छोड़ दी थी, छोटा बेबी था, मैं कहीं जॉब कर भी नहीं सकती थी। उसके बाद थोड़े दिन मैंने जॉब की, बट आई वॉज लाइक
फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वही अगेन ऑल द थिंग्स आर नीड टू बी मैनेज्ड, और कहीं ना कहीं आप छोटे बच्चे के साथ नहीं कर पाते हो। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जॉब के लिए बनी ही नहीं थी शायद, तो कहीं ना कहीं वो मेरा सपना था ही नहीं। मुझे बस एक कुछ ना कुछ करना था, इस वजह से मैं उस जॉब में थी। आफ्टर सम टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। मेरा बेटा छोटा था और उन्होंने मुझे घर पे ही एक ज्वेलरी डिजाइनिंग का टीचर प्रोवाइड करवाया, जिन्होंने मुझे ज्वेलरी डिजाइनिंग सिखाई। मैंने उसको अच्छे से किया, जितना मैं कर सकती थी उस वक्त मैंने उसको अच्छे से सीखा। फिर भी मैं श्योर नहीं थी कि क्या मैं ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए ही आई हूँ या फिर क्या मेरा यही पैशन है। मुझे उस वक्त तक भी कोई आइडिया नहीं था। फिर हुआ यूं कि एक इंटरनेशनल ज्वेलरी डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन था, जिसमें मैंने सोचा कि हम घर में तो बैठे ही हैं और कंपटीशन क्योंकि आया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक कंपटीशन आया है, इफ यू वांट टू डू देन यू कैन सबमिट योर ओन डिजाइन अकॉर्डिंग टू द थीम गिवन इन दैट कंपटीशन। तो मैंने घर पे बैठ के एक रफ अपना डिज़ाइन बनाया। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया और मैंने उस डिज़ाइन को कंप्लीट किया और मैंने उसको सबमिट करा दिया। अनफॉर्चुनेटली जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा डिज़ाइन फाइनलिस्ट था। मैं इतना शॉक हुई कि क्या सच में मैं क्रिएटिव हूँ, क्या सच में मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकती थी, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही मेरा डिज़ाइन फाइनल हुआ, मुझे लगा कि यार यही है मेरे लिए, मेरे को यही करना था। इसी चीज़ को मैं अपने बिजनेस में एज ए फ्रीलांस वर्क में कन्वर्ट करूंगी और आगे बढ़ूंगी। उसके बाद मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग प्रॉपर तरीके से सीखी, मैंने उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज ली और मैं आगे बढ़ती गई मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से, क्योंकि इस फील्ड में वो लास्ट 17 ईयर्स से थे उस वक्त और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया। बट द प्रॉब्लम इज दैट मेरे माइंड में हमेशा से यार ये चलता रहता था, अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते, अगर वो ज्वेलरी डिजाइनर नहीं होते या ज्वेलरी की फील्ड से नहीं होते तो क्या क्या मुझे कभी पता चल पाता कि ऐसी भी कोई फील्ड होती है? क्या मैं ये जान पाती कि ऐसी भी कोई डेजिग्नेशन होती है या फिर इस स्किल के बेस पे भी लोग बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बचपन से मैंने कभी नहीं सुना था कि ज्वेलरी डिजाइनिंग भी कुछ होता है। तो वहां से मुझे लगा कि क्या नॉर्मल कैटेगरी या मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो जानते ही नहीं है कि ज्वेलरी डिजाइनिंग की भी कोई फील्ड होती है, उनके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया और फिर हमने ये फाइनल किया कि हमें ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन कर लेना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को भी हम अच्छी एजुकेशन ऑफ ज्वेलरी डिजाइनिंग प्रोवाइड करा सके, क्योंकि इंडस्ट्री में उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस था, तो उनकी नॉलेज मुझे बहुत काम आई। मॉड्यूल्स डिसाइड करने में, कोर्सेज का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में, फीस का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में, टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करने में, सब चीज़ें सेट करने में मुझे उनकी नॉलेज बहुत काम आई। और हम लोगों ने फाइनली डाल डिज़ाइन अकेडमी शुरू करने का सोचा। और मुझे अच्छे से याद है वो दिन, 4 मई 2016 को हमने सुबह 11:15 बजे डाल डिज़ाइन अकेडमी का दिया जलाया और हमने उसकी शुरुआत की। शुरुआत के 1 महीने तक हमें थोड़ी सी निराशा झेलनी पड़ी, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में नए आते हो, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है भी इंडस्ट्री में, तो फिर स्टूडेंट्स आएंगे कहाँ से। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा से स्पिरिचुअल रही हूँ, भगवान के ऊपर मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, तो मुझे ये तो पता था कि होगा तो अच्छा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। मेरे पास फर्स्ट इंक्वायरी आई और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका नाम था गजानन। क्योंकि हम स्पिरिचुअल है, हम हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के नाम से करते हैं और पहला स्टूडेंट उसका नाम ही गजानन था, तो मैं श्योर हो गई कि अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि नीयत साफ थी, मन साफ था और लोगों के लिए कुछ करना था, तो मैं आगे बढ़ गई। उसके बाद जैसे ही हमारा धीरे धीरे इंस्टीट्यूट चालू हुआ, बच्चे आने लगे, बच्चे सीखने लगे और बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होके सीखने लगे। मेरे हस्बैंड को वापस बैक टू द जॉब जाना पड़ा, क्योंकि उनको कॉलेजेस की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको बुलाया जा रहा था। उन्होंने वापस से अपने ऑफिस को रीजॉइन किया। फिर मैं अकेली हो गई। मुझे लगा कि यार एक की तो सपोर्ट था और वो भी चला गया, अब कैसे अकेले सब कुछ करेंगे। बट कहते हैं ना, भगवान के और भी कई सारे प्लान्स होते हैं, ये नहीं तो कुछ और। लेकिन हमेशा से मैं फेथफुल रही हूँ कि कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे ब्रदर इन लॉ, जो कि वो भी मेरे हस्बैंड के थ्रू ही इस फील्ड में आए थे, वो सेम फील्ड में प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना ऑफिस सिटी में ओपन कर रखा था। तो हमने उनसे बात की और उन्होंने मुझे ज्वाइन किया डाल डिज़ाइन एकेडमी में, और मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ हम फुल फ्लैश तरीके से चालू हो गए एकेडमी में बच्चों को अच्छी और मिनिमम अमाउंट में एजुकेशन देने में।
हमने हमारे बच्चों के लिए एक चीज़ और डिसाइड की और वो थी 100% जॉब असिस्टेंस। क्योंकि मैं श्योर थी कि जब भी कोई बच्चा एक नॉर्मल फैमिली से आएगा और वो मुझे फीस पे करेगा और वो जो इस फील्ड के बारे में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज रखता है, उसे पता ही नहीं है कि इस फील्ड को, इस स्किल को करने के बाद मैं कहीं पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, उसे एक जॉब एश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बच्चे आते हैं और वो यही पूछते हैं कि क्या मैम ये कोर्स कर भी लूंगा मैं, और आप जैसे बोल रहे हैं वैसे मैं सब कुछ कर लूंगा तो मुझे जॉब मिलेगी। तो वहां पे हमारा 100% जॉब असिस्टेंस का जो प्रोग्राम था वो हमने आगे लाया और हमने हमारे बच्चों को ये विश्वास दिलाया कि आप जब हमसे जुड़ोगे, आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, उसके बाद हम अश्योरिटी देते हैं कि अगर आपने हमें हमारा 100% दिया ना तो हम आपको हमारा 200% देंगे। हमें सिर्फ आपसे ये चाहिए कि आप रेगुलर रहिए, अपने कोर्सेज को टाइमली कंप्लीट कीजिए, अपने असाइनमेंट्स को टाइमली कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। हम आपको इंटरव्यू के गेट तक पहुंचाएंगे और उसके बाद जो भी आपने यहाँ सीखा है वो आपके 2000% काम आने वाला है। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते रहे। एक और इंटरनेशनल कंपटीशन आया। वो तो ना, आप सब कुछ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टअप की जरूरत होती है। एक और इंटरनेशनल कंपटीशन आया जिसमें कैड डेवलपर्स की कुछ डिजाइन सबमिट करानी थी। मैंने उस वक्त हमारे इंस्टीट्यूट से 10 एंट्रीज भेजी उस कंपटीशन में। एंड अगेन उस कंपटीशन में टॉप 10 फाइनलिस्ट में से 6 डिजाइन सिर्फ और सिर्फ डाल डिजाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स की थी। और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुकून वाली और खुशी वाली बात थी। यहाँ पे मुझे ये श्योर हुआ कि मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे हूँ, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और एक्चुअली बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं। क्योंकि आज भी जब एलुमनाइज हमसे मिलते हैं और हमें बताते हैं उनकी स्टोरी और वो जो कर रहे हैं और जो करते थे, तो हमें वो सुन के ना बहुत ही प्राउड फील होता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये थी मेरी एक इंस्टीट्यूशनल जर्नी। डायल डिजाइन एकेडमी के विजन की मैं बात करूं तो हाँ, हर एक इंस्टीट्यूट का सपना होता है कि उनकी एकेडमी के बहुत सारे ब्रांचेस हो, बहुत बड़ा एक एटमॉस्फेयर हो, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर हो। लेकिन मेरा सपना ना हमेशा से अलग रहा है। हाँ, मैं भी चाहूंगी कि मेरे इंस्टीट्यूट की बहुत सारी ब्रांचेस हो, हमारा इंस्टीट्यूट आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जो मैं चाहती हूँ वो शुरू से जो मेरा एम था कि जो बच्चे अवेयर ही नहीं है इंडस्ट्री में, उनको अवेयरनेस देना, उनको प्लेटफॉर्म देना, उनको जॉब दिलवाना और उनको आगे बढ़ाना। अगर ये सेटिस्फेक्शन साइड बाय साइड चलता रहेगा तो हमारा विजन हमेशा से जल्दी ही कंप्लीट होगा और हमेशा से हम उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, लाइफ में हर तरह की सिचुएशन आती है, हमारी भी लाइफ में आई। हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। आप ये मान के चलिए कि कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन वहां पे ना सिर्फ एक चीज अगर आप याद रखोगे, सिर्फ एक शब्द अगर आप याद रखोगे, तो आप यकीन मानिए आप हर एक सिचुएशन से आगे निकल सकते हैं, और वो है भरोसा। भरोसा रखिए, भरोसा रखिए और थोड़ा सा समय दीजिए। भरोसा रखिए कि उसने जो आपके लिए लिखा है ना, वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज्यादा अच्छा है। भरोसा रखिए कि आज जो आपके साथ हो रहा है चाहे वो गलत हो, लेकिन कल जो आपके लिए लिखा है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बच्चों को ना एक इनिशिएटिव देने के लिए, क्योंकि मैंने जब ये चीज स्टार्ट करी तो कुछ अवार्ड शो थे जिनमें मैंने रैंडमली पार्टिसिपेट किया, मेरे स्टूडेंट्स को रैंडमली पार्टिसिपेट करवाया और मुझे भी और उन स्टूडेंट को भी एक अलग पहचान मिली। तो रिसेंटली हमने डाल डिजाइन अवार्ड्स की भी शुरुआत की, जहाँ पे बच्चों को एक बूस्टअप मिल सके, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे वो अपने डिजाइन्स को शोकेस कर सके, एक कॉम्पिटिटिव माहौल में वो जा सके और उन्हें अपना पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और आगे बढ़ने के लिए मुझे और कितनी मेहनत लगेगी। डाल डिजाइन अवार्ड्स की शुरुआत हमने लास्ट ईयर ही की है थ्रू आवर अकेडमी। हमने एक इंटरनेशनल जूरी ऑर्गेनाइज की, उसके बाद हमने कुछ डिजाइन्स को फाइनलिस्ट करके एक प्रॉपर शो ऑर्गेनाइज किया। और जब बच्चों ने जो जीते, जो विजेता रहे, उन्होंने जब अपना नाम न्यूज़पेपर में देखा तो ये उनके साथ साथ हमारे लिए भी एक गर्व का पल था। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्कोप ज्वेलरी को डिफाइन कर रखा है अभी, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो लोग इस फील्ड में नहीं है, नहीं सोच रहे हैं कि हम स्किल बेस्ड ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 2030 तक ज्वेलरी का एक फील्ड 130 बिलियन ऑफ इंडस्ट्री रहेगी, एंड दिस इज द फैक्ट। और
आप ये मत सोचिए कि ज्वेलरी इज समथिंग अबाउट सिल्वर एंड गोल्ड ओनली। अभी क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर की रेट्स बहुत हाई है, 1% गोल्ड ज्वेलरी भी मार्केट में नया ट्रेंड आया है, और ज्वेलरी के पीसेस ब्रास में भी बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। इवन फैंडम ज्वेलरी, जो फैन बेस्ड ज्वेलरी है, अगर कुछ बच्चे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे आइडियाज हैं मार्केट में। फैंडम ज्वेलरी जैसे जिनमें से एक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जो अगर आप सीखते हैं, जो हमारे कोर्सेज में भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसमें से भी एक चीज को पिक करके और उसमें अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, अगर आपके भी दिमाग में चल रहा है कि मुझे भी ज्वेलरी डिजाइनिंग करनी है या ज्वेलरी की फील्ड में जाना है, तो जो मेरे पास बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए और जो उनकी क्वेरीज होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि हम इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, हमें ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स है उनमें मेंशन है कमांड्स ओनली। इवन कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हम कंप्यूटर फील्ड से ही नहीं है। हमने ऐसे भी बच्चों को पढ़ाया है जिन्होंने 12th तक कंप्यूटर नहीं देखा, वो एक गांव से आए थे और सिर्फ 3 महीने का कोर्स करने के बाद चौथे महीने वो जॉब पे थे और आज वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं जानते, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारा ज्वेलरी का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, हमारा कोई बैक सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये जानते हैं आज की। मैं अभी रिसेंट एक बिजनेस मीट में गई थी, वहां पे भी जब मैंने पूछा कि क्या आपको पता है ज्वेलरी डिजाइनिंग क्या होती है, दे वर ब्लैंक। किसी को नहीं पता ज्वेलरी सेक्टर कितना बड़ा है, ज्वेलरी के पीछे कितने सारे कोर्सेज हैं। हमें ये लगता है कि हम गए ज्वेलर के, हमने एक ज्वेलरी पीस खरीदा, दैट्स इट। उस ज्वेलरी पीसेस के पीछे कितनी मैन पावर है, कितने सेक्टर्स है, कितने एजुकेशन वाइज सेक्टर्स है, ये किसी को पता ही नहीं है। शुरुआत होती है ज्वेलरी डिजाइनिंग की स्केचिंग से, जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कोर्सेज। उसके बाद आप ज्वेलरी स्केचेस करना चाहते हो, ये एक अलग जॉब प्रोफाइल है। इसके अलावा कैड डिजाइनिंग होती है, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड डिजाइनिंग प्रोफाइल है। वहां पे आप सॉफ्टवेयर्स पे काम करना सीखते हो, सॉफ्टवेयर्स में ज्वेलरी का 3D मॉडल जनरेट करना सीखते हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से आता है। उसके अलावा भी ज्वेलरी में कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे जेमस्टोन्स का, जिसमें आप जेमस्टोन की क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैसे असॉर्ट करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिसमें पॉलिशिंग, फाइलिंग और ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो ज्वेलरी सिर्फ एक दिखने वाला आपके सामने एक पीसी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, और आई एम डैम श्योर कि इसका बहुत ब्राइट स्कोप है। और मैं हमारे बच्चों को हमेशा यही आश्वासन देती हूँ कि आप बस ईमानदारी से अपना आप काम करते जाइए, ईमानदारी से अपना कोर्स कंप्लीट करते जाइए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि हमने इतनी कोई हायर एजुकेशन नहीं ली है, हम लोग नॉर्मल फैमिली से क्योंकि आए हैं, तो हमने एक बीबीए, एमबीए ये वाला एटमॉस्फेयर नहीं देखा है, ये वाला कोर्स ये वाली डिग्रीज नहीं की है, तो क्या हम इस इंडस्ट्री में फिट हो सकते हैं? बिल्कुल आप हो सकते हैं। आपने अगर 12th भी पास की है और आप साइड बाय साइड आपकी ग्रेजुएशन को प्राइवेटली भी करना चाहते हैं, तो आप स्किल बेस्ड कोर्स, क्योंकि स्किल ऐसी चीज़ है जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत इनिशिएटिव दिया है कि अगर आप स्किल बेस पे कुछ भी आप करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल उसे कभी भी किसी भी एजुकेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ज्वेलरी ट्रेंड्स की बात करें, तो ये माना जाता था पहले कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये आज भी जेन्युइन है, पर क्या हम कर सकते हैं? क्या गोल्ड की प्राइसेस इतने हाइक होने के बाद बच्चे ये सोचेंगे कि हम ज्वेलरी का बिजनेस ओपन करें और गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कराएं? तो आपको ये चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ही नहीं, ज्वेलरी बहुत सारे मटेरियल्स में बन रही है। और क्योंकि फैशन इंडस्ट्री इतने वास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है कि अगर आपने ज्वेलरी को किसी और मेटल जैसे कि ब्रास या फिर किसी और मटेरियल जैसा कि लेदर, वुड, उनके साथ भी मर्ज करके और अपना एक खुद का ब्रांड ओपन करना चाहते हो या फिर इंडस्ट्री में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, तो वो भी बहुत इजीली पॉसिबल है। क्योंकि ज्वेलरी सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, ये एक पूरा का पूरा फैशन को कवर अप करती है। तो फैशन के साथ साथ आप ज्वेलरी के इन तरीकों से भी आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें जरूरी नहीं आपको गोल्ड और सिल्वर यूज में लेना है। देयर आर सो मेनी अदर मटेरियल्स विच यू कैन यूज टू मेक योर ओन ज्वेलरी ब्रांड। अगर मैं एकेडमी के अचीवमेंट्स की बात करूं, मेरे अचीवमेंट्स की बात करूं, तो मुझे जूल्स ऑफ राजस्थान में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कंपटीशन में अवार्ड मिला है।
उसके अलावा मैंने चाणक्य अवार्ड 2019 में मैंने रिसीव किया। इसके बाद मेरे एकेडमी में मुझे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला और इसके बाद अदम्य नारी रत्न सम्मान से 2025 में मुझे एक अवार्ड मिला। तो मुझे ये सारे अचीवमेंट्स मिले और बहुत सारे अचीवमेंट्स के लिए मैं बिल्कुल काम करती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी और जो मुझसे हो सकेगा वो मैं इंडस्ट्री को देने की और बच्चों को देने की पूरी कोशिश करूँगी। लर्निंग ज्वेलरी इज़ नॉट अबाउट जॉब ओनली। आप उससे कैसे यूज़ में ले सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लेडीज़ जो ये कहती है कि मैम मैं सीख तो लूँगी लेकिन मुझे जॉब करना अलाउ नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप घर रह के भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इवन हमने घर बैठ के ड्यूरिंग कोविड बहुत अच्छा इंटरनेशनल क्लाइंट से अर्निंग की है, बहुत अच्छा अर्न किया है। तो येस, इफ़ यू आर अ वुमन, if you don't want to go outside, if you want to do your job from your home, then it is the best and secure field for you. Finally, I would like to thank JHS Talk Show जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे यहाँ इनवाइट किया और इंडस्ट्री को, बच्चों को ज्वेलरी के बारे में बताने का मुझे मौका मिला। ज्वेलरी क्या है, इसका स्कोप क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये इंडस्ट्री आपका फ्यूचर कितना सिक्योर कर सकती है, आप किस लेवल तक अर्निंग कर सकते हैं, ये सब मुझे बताने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।